हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, कैल्शियम, फॉस्फेट, मेटाबॉलिज्म, उसके साथ विटामिन डी, बोन्स वगैरह हैं। चैप्टर नंबर 18 गाइटिन का हम लोग शुरू करते हैं। 80 गाइटिन का शुरू करते हैं। तो पहले हमारे पास है टॉपिक है हमारे पास ओवरव्यू ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट रेगुलेशन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड प्लाज्मा। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कैल्शियम की कंसनट्रेशन वेल रेगुलेटेड होती है। ये बहुत बहुत कम ऐसा होता है कि ये राइज़ हो या फॉल हो, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर दूसरे यूनिट्स में लें तो हम बोलेंगे 2.4 मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ कैल्शियम होती है। और इसको मतलब इस कैल्शियम कंट्रोल जो है ना हमारे बॉडी में बहुत अच्छा एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कंट्रोल कर रही होती है हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कैल्शियम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि कैल्शियम बहुत सारे रोल प्ले कर रही होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका रोल होता है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, ब्लड क्लॉटिंग, नर्व इम्पल्स की जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसमें हेल्प कर रहा होता है, और बहुत सारे सेल्स में कैल्शियम का रोल होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाती है सिचुएशन कि कैल्शियम की कमी की वजह से या कैल्शियम की एक्सेस, वो दोनों ही डेंजर कॉज कर सकता है हमारी बॉडी को। हाइपर कैल्सीमिया है ना, उसमें हमारे पास जो डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम हो जाती है। नर्वस सिस्टम पर इसका मेन रोल होता है, क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही होती है, तो इसका मेन रोल नर्वस सिस्टम पे हो रहा होता है। अगर हाइपर मीन्स कैल्शियम की एक्सेस हाइपर कैल्सीमिया हो जाए तो हमारे पास डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम हो जाएगी। इसी तरह अगर हाइपोकैल्सीमिया हो जाए तो एक्साइटेड होगी। रिमेंबर, कैल्शियम कम की वजह से नर्वस सिस्टम एक्साइटेड होगा, कैल्शियम ज़्यादा की वजह से नर्वस सिस्टम डिप्रेशन में हो जाएगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। इसका पूरा एक रोल लिखा हुआ है हमारे पास, आगे वेल डिफाइंड है। उसके आगे हम लोग जाएंगे तो हमारे पास कैल्शियम की हम लोग पूरी एक वो देखते हैं कि क्या क्या है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम रेगुलेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो है ना कैल्शियम, वो हमारे पास है 0.1% एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें सेल्स में 1% होता है, और बाकी जो 100% में से 0.1 ECF में 1% सेल्स, बाकी जो 98.9% बची वो बोन्स में होते हैं। मीन्स कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल्स होता है बोन्स में, ये आप याद रखें, कैल्शियम बोन्स। क्योंकि आपको पता है कौन से हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बोन्स में होते हैं, उसी वजह से बोन की एक अच्छा फ्रेमवर्क बना हुआ होता है, तो कैल्शियम ज़्यादातर उसी में होता है। इसी तरह कैल्शियम के बाद फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत सारे ऐसा हमारे बॉडी में हार्मोन्स हैं जो कैल्शियम फॉस्फोरस दोनों की रेगुलेशन करते होते हैं। बट इनकी अगर हम लोग क्वांटिटी देखें तो 85% जो बॉडी का जो फॉस्फेट है ना वो भी स्टोर होता है बोन्स में, वो बोन्स में होता है। बाकी जो 14 to 15% बचा वो हमारे पास सेल्स में, बाकी लेस देन 1% विल बी इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। बट जो फॉस्फेट की कंसनट्रेशन है ना वो इतनी ज़्यादा वेल रेगुलेटेड नहीं है जिस तरह से कैल्शियम की रेगुलेशन वेल रेगुलेटेड होती है, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर होता है। फॉस्फोरस का ज़्यादातर रोल बोन्स में ही होता है। बाकी कैल्शियम तो हमें पता है कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, बहुत सारे मसल्स, हमने उसके फंक्शंस देख लिए। फिर कैल्शियम प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हम बताएं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में अगर हमारे पास अगर बात करें प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो कैल्शियम हमारे पास प्लाज्मा में 3 फॉर्म्स में होता है। 40 to 41% जो कैल्शियम है ना वो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है। अब ये आपको याद होगा प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ कोई चीज़ कंबाइन होगी तो वो इतनी इजीली डिटैचेबल नहीं होती और ना ही डिफ्यूजिबल होती है, तो दिस फॉर्म विल बी द नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म। तो ये कैपिलरी मेम्ब्रेन से पास आउट इतनी आसानी से नहीं होता। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म 41% होगी, सेकेंड 9% ऑफ कैल्शियम, वो है डिफ्यूजिबल फॉर्म, कैपिलरी मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं होती, ये बाइंड होती है एनायंस होते हैं किसके, प्लाज्मा में एनायनिक सब्सटेंसेस होते हैं कुछ प्रोटीन्स वगैरह प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जैसे सिट्रेट, फॉस्फेट वगैरह, उनसे बाइंड होते हैं, मगर ये आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, डिफ्यूजिबल होते हैं, आयोनाइज्ड नहीं होते। बाकी जो रिमेनिंग 50% है वो डिफ्यूजिबल भी है, आयोनाइज्ड भी है, और वो कैपिलरी मेम्ब्रेन से पास आउट हो सकता है। सेकेंड और थर्ड दोनों कैपिलरी मेम्ब्रेन से पास होंगे, फर्स्ट वाला नहीं क्योंकि वो नॉन डिफ्यूजिबल है। दूसरा, प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कैल्शियम की कंसनट्रेशन 1.2 मिलीमोल्स होती है, जिसको हम 2.4 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर कह सकते हैं, क्योंकि एक डाइवेलेंट आयन है।
डाइवैलेंट आयन है। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ से PDF से पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोग यहाँ से खुद भी स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। अब हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। फॉस्फेट की कंसंट्रेशन हमारे पास भी है, लेकिन यहाँ पर पहले हम कैल्शियम की देख लें, बात कर लें। हमारे पास क्या है 40%, मैंने आपको क्या बताया था, ये पूरा देखा हुआ है। 41% प्रोटीन बाउंडेड, प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंडेड है। 50% आयोनाइज्ड है। बाकी जो मैंने आपको 9% बताई थी वो क्या है, डिफ्यूजिबल है बट अनआयोनाइज्ड, ये आयोनाइज्ड है। तो इसकी कंसंट्रेशन ये लिखी हुई है 1, 1.2 और उसकी ये याद रखिएगा, बेसिक में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना, वो भी प्लाज्मा में दो टाइप्स के या दो फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, एक HPO4, एक H2PO4। कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 जो होगी ना वो 1.05 मिलीमोल है, ये याद देखें, 1.05 मिलीमोल पर लीटर। और कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 कितनी है, 0.26 मीन H2PO4 will be some like half of HPO4, 1.05, 0.26 मिलीमोल पर लीटर। बट टोटल क्वांटिटी फॉस्फेट में दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगी। लेकिन अगर हम pH के हिसाब से बात करें, अगर हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की pH अगर हमारे पास एसिडिक है तो वहाँ पर हमारा एसिडिक pH में फॉस्फेट के H2PO4 कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। लेकिन HPO4 अगर है हमारे पास तो उसमें हमारे पास वो अल्कलाइन मीडियम ज़्यादा है, मीन्स अल्कलाइन मीडियम ज़्यादा है, इट्स ड्यू टू बिकॉज ऑफ HPO4 फॉर्म प्लाज्मा में होगी फॉस्फेट की। लेकिन अगर एसिडिक है तो H2PO4 फॉर्म विल बी प्रेजेंट। फॉस्फेट नॉर्मली मिलीग्राम्स में प्रेजेंट होता है और 4 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होता है, एवरेज हम कह सकते हैं। अगर एडल्ट में है तो 3 to 4 और चिल्ड्रन में ज़्यादा चाहिए होता है तो 4 to 5, बस इतना ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नॉन बॉन्ड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्टर्ड कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंसंट्रेशन। इसमें ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का क्या बताया, मीन्स अल्टर्ड अगर हो जाए, अगर फॉस्फेट अल्टर्ड हो रहा है मतलब 2 to 3 टाइम्स अल्टर्ड हो रहा है, मीन्स इंक्रीज़ हो रहा है आइदर डिक्रीज़ हो रहा है, इसका हमारी बॉडी पे एज सच इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कैल्शियम थोड़ा भी कम या ज़्यादा हो तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया या क्रॉनिक हाइपोफॉस्फेटेमिया, क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया तो हम समझते हैं कि भाई थोड़े से कैल्शियम पे इतना इफेक्ट पड़ रहा है तो क्रॉनिक में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन क्रॉनिक बहुत देर से हमारे पास हाइपोफॉस्फेटेमिया अगर हुआ, क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया एज वेल एज क्रॉनिक हाइपोफॉस्फेटेमिया विल कॉज ग्रेटली डिक्रीज बोन मिनरलाइजेशन। उसमें बोन की मिनरलाइजेशन कम होगी क्योंकि फॉस्फेट है ही कम तो बोन में कहाँ से जाए। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया कॉजेज नर्वस सिस्टम एक्साइटमेंट एंड टेटनी। मैंने आपको बताया था अगर कैल्शियम कम होगी तो हमारे पास नर्वस सिस्टम वो एक्साइट होगा, एक्साइट की वजह से टेटनी भी कॉज होती है। क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरोनल जो मेम्ब्रेन होती है ना, मीन्स नर्व मेम्ब्रेन, नर्व सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो परमेबल हो जाती है सोडियम आयन से जब हमारे पास कैल्शियम कम होता है। तो वो इस तरह से एक्शन, जब सोडियम आयन से वो परमेबल हो जाती है तो एक्शन पोटेंशियल जल्दी कॉज हो जाता है, उस जल्दी की वजह से टेटनी भी कॉज हो जाती है। और टेटनी मोस्टली तब होती है जब हमारे पास कैल्शियम की कंसंट्रेशन मतलब जो नॉर्मल है हमारे पास 9.4 तो उसकी हाफ हो जाए, 50% हो जाए तो हमारे जो पेरिफेरल नर्व फाइबर्स हैं वो एक्साइटेबल हो जाते हैं और वो मतलब क्या ना वो स्पॉन्टेनियसली डिस्चार्ज करने लगते हैं, जिसकी वजह से टेटनी कॉज होती है पेरिफेरल स्केलेटल मसल्स में। सही है। और यही टेटनी कभी कभार ऑकेजनली कॉजेज सीजर्स। सही है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में शो किया गया है, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें डायग्राम में, ये बिल्कुल स्केलेटल मसल इस तरह से उसके। अब ऑब्वियसली ये फ़ोटो है तो इसमें हमें टेटनी शो नहीं हो रही, बस जब भी टेटनी होती है तो उसके हाथ यूँ कांपने लग जाते हैं। सही है। उसके बाद अगर हम टेटनी है ना, ब्लड की कंसंट्रेशन जब हमारे पास हमने बोला कि टेटनी का होगी 9.4 से अगर 6 मिलीग्राम मीन्स 50% ही हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली, तो हमारे पास टेटनी कॉज होगी।
और 9.4 नॉर्मल है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन अगर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया तो हमारे पास टेटनी कॉज होगी। और 6 से भी कम अगर 4 हो गई तो 4 जो मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर कैल्शियम हो गई तो वो बिल्कुल एज अ मीन्स डेथ कॉजिंग कंडीशन हो जाती है हमारी बॉडी के लिए। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है हाइपर कैल्सीमिया। जिस तरह से हाइपोकैल्सीमिया हमारे पास क्या कर रहा था, एक्साइटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, इस तरह हाइपर कैल्सीमिया डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम करेगा, जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ और नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ जो हमारे ना रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो भी नहीं होंगे इतना। और हमारे पास इसमें जो क्यूटी इंटरवल होता है उसमें आपने पढ़ा होगा कार्डियोवैस्कुलर में, क्यूटी इंटरवल वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, स्लगिश होगा, क्योंकि मसल्स की मूवमेंट नहीं हो रही थी, मतलब कैल्शियम कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, मसल्स उस तरह काम नहीं कर रहे होते हैं और उस तरह काम ना करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मीन्स क्योंकि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं हो जाती ना, डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाती है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी देखें ना, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी किस पर डिपेंड करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिपेंड करती है कैल्शियम पे। कैल्शियम अगर हमारे पास एक्सेस में आ गया तो वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमारे पास नहीं होगी, इतनी एज सच नहीं होगी, उस नहीं होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी बॉडी में, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारे पास एपिटाइट में मसला आ जाएगा, एपिटाइट में मसला आएगा, मीन्स लॉस ऑफ एपिटाइट। हमें ऐसा लग रहा है हम लोग ने बहुत काफ़ी देर से खाया होगा खाना, लेकिन हमें ऐसा लग रहा नहीं हमारा पेट फुल है। और जब ये कब होगा, जब हमारे पास कैल्शियम की कंसनट्रेशन, नर्व सिस्टम डिप्रेस होगा जब कैल्शियम की कंसनट्रेशन 12 से अबव हो जाएगी, नॉर्मल 9.4 12 से अबव हो जाएगी तो हमारे पास नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा। और इसी तरह लेकिन यही चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्क्ड इफेक्ट दिखाएंगी जब हमारे पास कैल्शियम की कंसनट्रेशन 15 से भी ज़्यादा हो जाएगी, और जब 17 हो जाएंगी तो कैल्शियम प्रिसिपिटेट होने लगेगा बॉडी से, सही है ना, बॉडी में, और वो पॉइजनिंग कॉज करेगा। जो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पैराथायराइड, इसी चैप्टर में उसमें हम पढ़ेंगे, सही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम। तो ये तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं एब्जॉर्प्शन, ये पूरी डायग्राम है। फॉर सपोज एब्जॉर्प्शन आपने, हम लोग नॉर्मली हमारा इंटेक होता है 1000 मिलीग्राम पर डे इंटेक होता है कैल्शियम, डाइवेलेंट एक आयन है, सही है ना। अब कैल्शियम हमारे पास ये आया और उनमें से हमारे पास 350 क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, बाकी जो वो जा रहा था 350 एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में एब्जॉर्ब हो गया, उसी वक्त 250 वापस भी आ गया, मीन्स एब्जॉर्ब कितना हुआ 100, बाकी 900 वापसी गया। तो कैल्शियम की एब्जॉर्ब फीसिस से एक्सक्रीशन 900 हुई, 100 इसने एब्जॉर्ब कर लिया, सही है। लेकिन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है, विटामिन डी प्रोमोट करेगा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से, सही है ना। इस तरह डायरेक्टली वो 350 मिलीग्राम एब्जॉर्ब नहीं करता। उसके बाद अगर हम बात करें फॉस्फेट भी, ये जो नॉन एब्जॉर्ब कैल्शियम है 900 मिलीग्राम जो नॉन एब्जॉर्ब है, उसके साथ ही फॉस्फेट भी फीसिस में एक्सक्रीट आउट होगा। ये है फीकल एक्सक्रीशन, मैंने आपको बताई अभी, फीकल एक्सक्रीशन हमने कर ली। अब हम करते हैं किडनी से, किडनी यानी यूरिन से एक्सक्रीशन। हमारे पास क्या होगा कि जो 10% है, 90% तो इसने फीसिस से एक्सक्रीट आउट कर लिया, 90%, सही है ना। अब जो 10% है वो यहाँ से यूरिन से एक्सक्रीट आउट करेगा किडनी के ज़रिए, जो कि कितना होगा 100 मिलीग्राम पर डे ऑफ इंजेस्टेड कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें वो किस तरह, यही होगा कि डिपोजिशन रेट और रिजॉर्प्शन रेट ऑफ बॉन्ड डिपोजिशन इज इक्वल्स टू बॉन्ड रिजॉर्प्शन। 500 मिलीग्राम एब्जॉर्ब भी कर रहा है, डिपॉजिट भी कर रहा है 500, तो इससे कोई ऐसा जिसने खुद कुछ नहीं लिया बोन्स में। और सेल्स में 1300 होता है, 1300 यहाँ से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में वो हटा देगा, तो यहाँ से 100 मिलीग्राम में कैल्शियम चला गया। बाकी ये जो है ना कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है ना, जैसे हमने बताया कि 41% कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है प्लाज्मा, मतलब कैल्शियम बाउंड होता है 41% प्लाज्मा प्रोटीन, तो वो तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से मतलब पास आउट ही नहीं होगा, फिल्टर्ड ही नहीं होगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज उसको फिल्टर नहीं कर पाएंगी।
बाकी जो डिफ्यूजिबल फॉर्म दो ही थी हमारे पास, एक 50% जो आयोनाइज थे और एक 9% जो अनआयोनाइज बट डिफ्यूजिबल फॉर्म थी, वो यहाँ पर फिल्टर होकर आ जाएंगी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ में। किडनी का मैं आपको बता रही हूँ। सही, आप किडनी में आने के बाद जो डिपेंड करते हैं बॉडी की सिचुएशन पे, अगर हमारी बॉडी में एक्सेस कैल्शियम है तो वो उसको फिल्टर आउट करके कैल्शियम में एक्सक्रीट आउट करते हैं। लेकिन बॉडी में कैल्शियम और उसके कैल्शियम में मतलब फ़र्क आ रहा है, बॉडी में कम है तो वो उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर देगी, और अगर ज़्यादा है तो एक्सक्रीशन ज़्यादा करेगी, कम है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, मतलब एब्जॉर्ब बैक होकर वो बॉडी में चली जाएगी। और अगर कम है कैल्शियम हमारे पास, किस में कम है, बॉडी में कम है, तो वो और ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होने के चांसेस हैं उसके। सही है। नॉर्मली जो रिनल ट्यूब्यूल्स है ना, वो 99% फिल्टर्ड कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर देते हैं, रीअब्जॉर्ब बैक कर लेते हैं, जो हमारी बॉडी में चाहिए होती है। 100 मिलीग्राम एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिन में। ज़्यादा से ज़्यादा ये रीअब्जॉर्ब कहाँ से हो सकती है, एब्जॉर्ब एक ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से एक बार फिल्टर होकर आ गए तो अब रीअब्जॉर्ब बैक हो गए, फिल्टर तो होकर आ गए, लेकिन हमारी बॉडी को अगर चाहिए होती है ना, क्योंकि कैल्शियम इतनी ज़्यादा नॉर्मल एक्सेस में होती नहीं है, कम ही होती है, तो उसको रीअब्जॉर्ब कर रही होती है। जब वो रीअब्जॉर्ब कर रही होती है ना, तो ज़्यादातर हमारे जो किडनी की जो नेफ्रॉन है ना, उसकी जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, ल्यूपोफाइनिल और डिस्टल ट्यूबुल का जो अल्टी वाला पार्ट है वहाँ पर रीअब्जॉर्ब होगी। बाकी जो लेट पार्ट है ना, लेट डिस्टल ट्यूब में और कलेक्टिंग डक्ट में, वो रीअब्जॉर्प्शन 10% जो मतलब ज़्यादा तो वहाँ होती है, लेकिन ये जो 10% जो रीअब्जॉर्प्शन है ना, 90% रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है हमारी बॉडी में। सही है ना। 10% रीअब्जॉर्प्शन उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी में कितनी है, बॉडी के कंसंट्रेशन के डिपेंड से ही वो आगे जाकर एक्सक्रीट करती है। जो मैंने आपको बॉडी वाला बताया ना, वो लास्ट लेट डिस्टल ट्यूब्यूल में होता है। बाकी 90% रीअब्जॉर्प्शन उसका काम है, कम हो ज़्यादा और रीअब्जॉर्प्शन वो करेगी। वो लेट डिस्टल पर डिपेंड करता है कि वो रीअब्जॉर्ब को करे ना करे, हमारी बॉडी में कम है ज़्यादा है। सही है ना। फॉस्फेट, रिनल फॉस्फेट की एक्सक्रीशन है ना, वो ओवरफ्लो मैकेनिज्म के ज़रिए से ही एक्सक्रीशन हो जाती है। लेकिन फॉस्फेट के ये डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास 1 मिलीमोल पर लीटर से 1 मिलीमोल पर लीटर क्रिटिकल वैल्यू होती है, मतलब क्रिटिकल वैल्यू होती है 1 मिलीमोल, अगर उससे कम हो गया तो फॉस्फेट सारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और कोई फॉस्फेट यूरिन में पास आउट ही नहीं होगा। लेकिन अब क्रिटिकल वैल्यू ये जो 1 मिलीमोल है उससे ऊपर है तो हमारी एक्सक्रीशन रीनल ट्यूब्यूल से होगी। सही है ना। सही। अब हमारे पास है पैराथायरॉयड हार्मोन। मैंने आपको बोला था बहुत सारे हार्मोन्स रोल प्ले कर रहे हो, तो पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत एक अहम हार्मोन है जो कैल्शियम और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। अब हम बात करते हैं बोन्स, बोन और उसके रिलेशन। हमारे पास बोन एंड रिलेशन टू एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम एंड फॉस्फेट। बोन एक टफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, बोन दो चीज़ों से मिलकर बन रहा होता है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स और कैल्शियम सॉल्ट्स। अगर हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन में, नॉर्मली कॉम्पैक्ट बोन की हम बात करते हैं, कॉम्पैक्ट बोन में एवरेज मतलब एडल्ट्स में 30% मैट्रिक्स होता है और 30% मैट्रिक्स होता है, बाकी जो 70% है वो ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। ऑर्गेनिक सॉल्ट में दोनों आ जाते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट आ जाते हैं, बट कैल्शियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। सही है। लेकिन अगर न्यूली फॉर्म्ड बोन है तो उसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होगा और जो ऑर्गेनिक जो वो सॉल्ट है ना, कैल्शियम सॉल्ट, वो कम होगा। सही है। अब ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, बोन्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, मैट्रिक्स प्लस सॉल्ट्स। मैट्रिक्स फिर हमारे पास बना हुआ होता है कोलेजन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। कोलेजन फाइबर्स 90 to 95% होते हैं, बाकी जो बचा वो होमोजीनियस जेलेटिनियस मीडियम होता है जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस अगेन फिर दो चीज़ों का बना हुआ होता है, प्रोटियोग्लाइकेन्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। प्रोटियोग्लाइकेन्स दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और एक हाइलुरोनिक एसिड। इनका काम क्या होता है, ये जो कैल्शियम की सॉल्ट डिपोजिशन होती है ना बॉन्ड में, उसको रेगुलेट कर होता है। बॉन्ड में जो कैल्शियम और फॉस्फेट की सॉल्ट बन रही होती है, क्रिस्टल सॉल्ट बनती है, उसको हम हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CA10 PO4 6OH2। यहाँ पर होगा ये रहा बॉन्ड सॉल्ट्स हमारे पास। सही है। वैसे बोन्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन होता है, एक ट्रेबिकुलर जिसको हम स्पंजी बोन भी कहते हैं। जो कॉम्पैक्ट बोन होता है वो उसकी हार्ड आउटर लेयर होती है एक बहुत, जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं,
वो बहुत डेंसर होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेबिकुलर बोन। तो जो बोन का टोटल मास बना होता है वो कॉम्पैक्ट बोन बना रहा होता है, सही ना। और उसकी शाफ्ट बहुत ज़्यादा थिक होती है लॉन्ग बोन्स में, लेग्स वगैरह, हैंड्स हो गए। लेकिन जो ट्रेबिकुलर बोन है वो 20% मास बना होता है हमारे बोन्स का, और ये पोरस ज़्यादा होती है कॉर्टिकल बोन से, इसलिए वो ज़्यादा इतनी स्ट्रेंथ एंड पावर नहीं दे पाती जितने लेकिन जो ट्रेबिकुलर बोन है ना वो लॉन्ग बोन्स में होती है, जॉइंट्स में होती हैं और वर्टिब्री में होती है, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेशन, बाकी बॉन्ड सॉल्ट्स में दूसरी भी चीज़ें होती हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और कुछ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं। तो ये सारे हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल से ही, मतलब उनका अलग से हम लोग कुछ ऐसा फार्मूला नहीं है, जिससे हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स हैं अलग से फार्मूला, इनके कोई फार्मूला नहीं है, बस ये इनके साथ ही मिक्स होते हैं। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स का एक नुकसान ये होता है कि अगर ये ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, इनकी अमाउंट इतनी हो गई तो ये बोन कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। टेंसाइल और कंप्रेशनल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये जो कॉम्पैक्ट एक हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स और ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं कॉम्पैक्ट बोन में, ये इनकी अरेंजमेंट इस तरह होती है कि ये दो स्ट्रेंथ, मतलब दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टेंसाइल एंड कंप्रेशनल। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कोलेजन फाइबर्स की तरह से आ रही होती है और जो कंप्रेशनल स्ट्रेंथ है वो कैल्शियम सॉल्ट्स की आ रही है। तो ये मिलकर एक बॉन्ड का एक बहुत अच्छा सा नेटवर्क बन रहा होता है और एक बहुत अच्छा स्केलेटन बन रहा होता है, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक का है प्रेसिपिटेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। देखिए कैल्शियम और फॉस्फेट कंसनट्रेशन हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स में इतनी होती है कि अगर वो प्लाज्मा में हों तो प्रेसिपिटेट हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो उनको प्रेसिपिटेट होने से रोक रहे होते हैं। पायरोफॉस्फेट उस इनहिबिटर का नाम है जो उनको प्रेसिपिटेशन होने से रोक रहे होते हैं। वैसे तो अगर ये ना हो तो सुपर सैचुरेशन ऑफ आयंस की हो जाए, लेकिन और जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाए, लेकिन पायरोफॉस्फेट इज़ अ इनहिबिटर ऑफ हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल, सही है। अब जो आगे वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।